से और सेहत के मसाइल जो हैं बहुत सारे हमने खुद पैदा किए हुए। हमारा लाइफस्टाइल किस तरह से हमारी सेहत को मुतासिर करता जा रहा है और किन चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और बाद में जाकर वो हमारे मज़ीद सेहत के मसाइल की ख़राबी की वजह बन रहे हैं। इस हवाले से जानेंगे मैदा और जिगर के अमराज के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि स्टमक के मसाइल क्यों पेश आ रहे हैं, हर छोटा बड़ा जो है इन मसाइल से क्यों गुजर रहा है। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर उस्मान नईम साहब ने, जो कि माहिर अमराज मैदा और जिगर गैस्ट्रोलॉजी के माहिर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सर्विसेज हॉस्पिटल और डॉक्टर हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हर बच्चे को, इवन मैं देख रही हूँ 13-14 एज में है, मिडिल एज में अभी हैं, तो उनको ये मसला है स्टमक का। उन्होंने कोई कैप्सूल लेना है, खाने से पहले कुछ खाना है, तो फिर उन्होंने खाना खाना है तो वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है। ये रीज़न क्या है कि बच्चों में भी ये चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमारी फूड का है। खुराक मुरगन होगी, बहुत ज़्यादा उसमें तेल होगा, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले होंगे, उसे नॉर्मली भी डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। खुराक अच्छी होगी तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगी। बच्चों के मैदे का मसला नहीं है, अच्छा, बच्चों की खुराक का मसला है। गुड वन। तो इसलिए खुराक को चेंज करना चाहिए। जो हम खुराक रोज़ाना की बुनियाद पर ले रहे हैं वो नेचर ने हमारे लिए कभी कभार रखी थी। कभी शिकार किया तो गोश्त खा लिया, सब्जियां और या जो फ्रूट हैं वो रोज़ खाए। अब हमारा बिल्कुल शिफ्ट हो गया, सब्जियां और फ्रूट कभी कभी और गोश्त रोज़। बॉडी उस तरह की सूरत में जी बॉडी उस तरह डिज़ाइन नहीं है। बॉडी डिज़ाइन है फ्रूट्स, फाइबर और हाइड्रेशन के लिए, गोश्त कभी कभार। जो ट्रायंगल है फूड की जो हेल्दी वे में लेना चाहिए, उसके ऊपर एक छोटी सी टिप है जो मीट को या एनिमल प्रोडक्ट्स को ज़ाहिर करते हैं। नीचे बहुत बड़ी बेस 80% खुराक सब्जियां और फ्रूट पे होनी चाहिए। अब ये चूँकि शिफ्ट हो गया तो इसलिए हमें आर्टिफिशियल वे में मैदे को चलाना पड़ रहा है दवाइयाँ खा के। सही हो गया, ये मसला है। ठीक हो गया। अच्छा, गैस्ट्रिक इशू मैं देखती हूँ बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिनको सब एक ही नाम दे देते हैं, तुम्हें गैस्ट्रिक मसला होगा। और गैस्ट्रिक इशू किस तरह से हमारी सेहत को मुतासिर करता है? बहुत सारे लोग कहते हैं अगर आपके सीने में दर्द हो रही है मे बी गैस की वजह से दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है मे बी ये भी गैस्ट्रिक वजह से है। स्टमक के मसाइल दीगर बीमारियों का सबब बनते हैं? जी, स्टमक का मसला आम तौर पे तमाम जिस्म को मुतासिर करता है। मैदे के अंदर गैस होने की वजह से सर में भी दर्द होता है, दिल की धड़कन तेज़ होती है। पानी कम पिएंगे तो गुर्दे मुतासिर होंगे, पानी कम पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। जब आप बॉडी स्ट्रेस में जा रही है तो कोर्टिसोल बनेगा, कोर्टिसोल बनेगा तो हर जगह तोड़ फोड़ होगी, एजिंग जल्दी हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, लोग काम नहीं कर पाएंगे तो नफ्सियाती मसाइल आ जाएंगे। हाँ, ट्रूली। और वाकई में कहते हैं कि अगर आपको स्टमक डिस्टर्ब होना तो आप साइकोलॉजिकल नहीं वर्क कर पाते हैं, आपको लगता है कि सब खराब चल रहा है, बुरा सोचना शुरू कर देते हैं आप। हमारे पास पेशेंट आके एक बात कहते हैं, डॉक्टर साहब अगर सुबह मोशन ठीक खुल के आ जाए पकाना तो हमारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। हाँ, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है मैदे के मसले के साथ। तो एक कॉन्स्टिपेशन पे आता है, जैसे कहते हैं उम्मुल मर्ज कहा जाता है, तमाम बीमारियों की माँ जिसे कहा जाता है। ये भी बहुत सारे लोगों को मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं और बहुत सारे लोग इसमें कीनली इंटरेस्टेड होते हैं। फाइबर्स ले रहे हैं, छिलका ले रहे हैं, और मैं देखती हूँ अक्सर सर्दियों में भी ना संदल में छिलका मिक्स करके पी रहे होते हैं। क्या यही सोल्यूशन है इन चीज़ों के? कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो सकती है? कॉन्स्टिपेशन कभी हो ही नहीं सकती अगर आप 4 काम कर लें। ओके। 10% लोगों में प्रॉब्लम हो सकता है थायराइड का, कैल्शियम का, आंत की रसोली का, लेकिन 90 से 95% लोगों में सिर्फ 4 काम कर लें। अपना 32 ग्राम फाइबर पूरा करें, जिसमें 2 चम्मच इसबगोल ले सकते हैं, चिया सीड ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं और जैतून का तेल ले सकते हैं। 32 ग्राम फाइबर पूरा करना, 12 गिलास पानी पीना। उसके अलावा जो 45 मिनट चलना है, खुद चलेंगे आंत चलेगी। 3 काम हो गए। अगर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा मसला हो गया तो हम थोड़ा सा लेक्सेटिव दे दें। अगर इन चीज़ों के ऊपर आप फिक्स हो जाएं, पानी, फाइबर और एक्सरसाइज, कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकती। चूँकि ये कोई भी नहीं कर रहा इसलिए हर किसी को कॉन्स्टिपेशन का कहीं ना कहीं इशू हो रहा है। हमारी जो स्टडीज़ हैं वो पाकिस्तान में कॉन्स्टिपेशन इज़ 30 to 35% ऑफ द पेशेंट, which is likely double from the other nations. Okay.
इतना कॉन्स्टिपेशन का हमारा मसला है। और ये चीज़ें बच्चों में भी आगे बढ़ती जा रही हैं और सबको लगता है कि शायद ये ठीक नहीं हो सकती है, हम सिर्फ टोटके करते रहते हैं, लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि लाइफस्टाइल अगर बदल लिया जाए, ये 4 चीज़ें ऐड ऑन कर दी जाए, एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, पानी, हाइड्रेट रखना अपने आप को, तो आपको ना स्टमक के मसाइल होंगे ना कॉन्स्टिपेशन होगी। हाँ, काफ़ी मसाइल इससे बेहतर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं कैप्सूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, 40 mg 20 mg ये वाला खा लिया और सबको बाकायदा नाम याद है, ये वाला खाना है, मैंने आज ओमेगा खा लिया, आज मैंने एसओ खा लिया, ये मैंने खा लिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो ट्रेंड बनता जा रहा है, तुम कौन सा खाती हो, मैं ये खाती हूँ। ये जो कैप्सूल जिसका आपने नाम लिया, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, इनकी जो क्लास है, ये ओवर द काउंटर रिकमेंडेड ही नहीं पूरी दुनिया में। सीरियसली? दुनिया में इसे आप खुद से परचेज करके नहीं ले सकते, ये ओवर द काउंटर दवाई नहीं है। हमारा क्यों ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है? क्योंकि हमारी खुराक ऐसी है। देसी फूड में रोटी चावल रोज़ है। दुनिया में आपने भी ट्रैवल किया होगा, कहीं भी रोटी और चावल रोज़ हर दफ़ा नहीं खाते। चूँकि हमने ये खाना है और ख़ुद को ओवर फिल करना है, तो फिर हमें कोई ना कोई दवाई की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। अच्छा, अब अगली बात ये है कि इसका नुकसान क्या? आप जी, हम अगर रोज़ खा लेते हैं तो फिर क्या होगा? फोलेट कम होता है, कुछ स्टडीज़ कहती हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। ओके, जो आपके नर्व सिस्टम को मुतासिर करता है। कुछ स्टडीज़ कहती हैं हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, कुछ स्टडीज़ कहती हैं गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसे रोज़ नहीं लिया जा सकता और ओवर द काउंटर तो ये रिकमेंडेड ही नहीं है। इसके अल्टरनेटिव बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टमक को ठीक रखने के लिए। जैसे कहा जाता है दही का इस्तेमाल, आप भी पहले बता रहे थे कि प्रोबायोटिक है वो अच्छा है। और कौन सी ऐसी ग़िज़ाई अशियाँ हैं जो स्टमक के लिए बेहतरीन हो सकती हैं? 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारे पास एविडेंस है, जिस पे रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हैं, और पब मेडिसिन एक लाइब्रेरी है जो दुनिया की रिसर्चेस को देखती है और वहाँ पे शाया करती है। उन्होंने 2 चीज़ों का जिक्र किया है, एक पुदीने का और एक अदरक का। अच्छा, ये 2 चीज़ें अगर ली जाएं तो मैदे की मोटिलिटी भी बढ़ा देती हैं और पेट में जो क्रैम्प्स हैं वो भी कम करती हैं, और जो रिदम है आंत का उसे स्टेबल करती हैं। ये 2 चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। जिस तरह फैटी लिवर के लिए उन्होंने सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी की है, क्योंकि ये बड़ा रिगोरसली एक दफ़ा देखा जाता है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, हज़ारों पेशेंट पर रिसर्च होने के बाद ही आप कर सकते हो। तो अब हम श्योर हैं कि पेपरमिंट ऑयल और जिंजर, ये 2 ऐसी चीज़ें लाजमी हैं जो मैदे के लिए फ़ायदेमंद है, जो आपके घर में मौजूद है। और कौन सी ऐसी अशिया है जो हमें माइनस करनी चाहिए अपनी डाइट से, कभी भी नहीं खानी चाहिए किसी हेल्दी इंसान को? मुरगन ग़िज़ाएँ, जैसे तेल का ज़्यादा इस्तेमाल, मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल, और रोटी रोज़ नहीं खानी चाहिए, कभी कभार खानी चाहिए। फ्रूट और सब्जियां, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस टाइम दुनिया में डिस्कस हो रही है वो है फाइटोकेमिकल्स। वो क्या है? फाइटोकेमिकल्स ऐसी चीज़ें हैं जो एजिंग को रिवर्स कर रही हैं, जो आपकी बायोलॉजिकल एज है उसे प्रिजर्व कर रही हैं। यानी कि एक 50 साल का बंदा है, नज़र 35 का आता है, उसकी क्या वजह भाई? उसकी वजह फाइटोकेमिकल्स है। विटामिन मिनरल्स की तो हम बात करते हैं, फाइटोकेमिकल्स की बात नहीं करते। फाइटोकेमिकल्स कलर्ड सब्जियों में है। अगर उसकी कंजम्पशन ज़्यादा कर लें, लोबिया ले लें, मूली ले लें, गाजर ले लें, स्पिनच ले लें, पालक ले लें, अगर इनकी मिकदार आप 50 से 60% अपनी खुराक में ले आते हैं तो एज रिवर्सल है, शुगर ख़त्म हो रही है। स्कॉटलैंड की स्टडी है जिसमें उन्होंने 800 किलो कैलोरीज पे शुगर के मरीजों को दी। स्कॉटलैंड में, ये कोई आम हवा में नहीं बात हो रही, डायरेक्ट ट्रायल है जिसमें 86% लोगों की शुगर खत्म हो गई 1 साल के अंदर अंदर। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये चीज़ वाकई में एक्सपीरियंस करते हैं कि शुगर जो है वो लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल, इसके अलावा कोई मेडिकेशन है ही नहीं, वो मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ आप धक्का जोर दे रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। 86% लोगों की शुगर खत्म हुई है ऑन पेपर। तो हम इस चीज़ से ज़हनी तौर पर क्यों नहीं निकलते हैं? मेरी अपनी वालदा है, वो बिल्कुल परहेज़ नहीं करती है। वो कहती हैं कि मैं खाने के लिए आई हूँ और जो होगा वो देखा जाएगा और मैंने खाना है। हम कुछ लोगों की मेंटालिटी नहीं चेंज कर सकते, बहुत टफ होता है। नहीं, वो उसकी वजह ये है कि हमारी जितनी भी इंजॉयमेंट्स हैं, खाने से रिक्रिएशंस हैं, वो खाने के साथ रिलेटेड उदास हैं तो हमने खाना खाना है, खुश हैं तो हमने खाना खाना है,
अगर कुछ भी नहीं है तो फिर भी खाना खाना। हम जब ओबेसिटी को ट्रीट कर रहे होते हैं, मोटापे को, लोग आके पूछते हैं डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं जो हम करें और हम सही हो जाएं। कहते हैं चेंज योर माइंडसेट, अपना सोचने का अंदाज बदलो, कि खाना ही ज़िंदगी नहीं है। आपके पास कौन से ज़्यादा पेशेंट आते हैं, वो आकर क्या शिकायत करते हैं कि गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और कौन सी ऐसी जो घर में टोटका जात जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं? सबसे पहला सवाल आपका, ज़्यादातर मरीज़ किस बीमारी के साथ आते हैं? मैदे के अफारे के साथ सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, और चूँकि हमारा एक रेफरल सेंटर है, उसमें जिगर के कैंसर भी वाले मरीज़ आ रहे हैं, मैदे के कैंसर वाले भी आ रहे हैं, तो हर किस्म के आ रहे हैं, लेकिन मैदे के अफारे वाले ज़्यादा आ रहे हैं। मैदे के अफारे वाले जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, चूँकि एंड पे हमारे पास पहुँचते हैं, पहले वो घरेलू टोटके या इर्द गिर्द से इलाज करवा रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो आपके ने जो बात की कैप्सूल मेडिकल स्टोर से लेकर खाते हैं, उसके बाद वही कैप्सूल, इसलिए सबसे ज़्यादा वही इलाज कर रहे होते हैं। बाकी जो टोटके हैं वो बहुत डाइवर्स हैं, कोई अदरक का पानी पी रहा है, कोई मूली का पी रहा है, कोई पुदीने का पी रहा है। चीज़ें जो हम ये मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, टोटका जात भी, अपने से मेडिकेशन भी कर रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे हैं, तो ये मैदे के अल्सर का सबब बन सकती हैं कि मैदे का फिर ट्रीट ही ना हो सके। बहुत मुश्किल हो जाता है ना जब आप इतना ज़्यादा खेल चुके हो मैदे के साथ। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मरीज़ को अगर मैदे का अल्सर है या सादी सोजिश है या सिर्फ सेंसिटिविटी बढ़ी है जिसे फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं, या मैदे का कैंसर है, इन सब की अलामात तकरीबन सेम ही है। इसमें सिर्फ ट्रिक डॉक्टर का काम ये है कि वो डायग्नोज करे कि ये भाई सादा सिर्फ मैदे की सोजिश है या मैदे का कैंसर हुआ हुआ है, क्योंकि अलामात तो मिलती जुलती हैं। अब अगर हल्की फुल्की सोजिश होती है, मरीज सही हो रहा है, ख़राब हो रहा है, कभी ठीक हो रहा है, कभी ज़्यादा खा लिया तो खराब, लेकिन मैदे के कैंसर वाला मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, वो फिर रेफर हो जाता। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ना मुंह में छाले बन जाते हैं, मुंह पक जाना, वो कहते हैं मैदे में गर्मी है, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, ये किस हद तक दुरुस्त है? ठंडा गर्म का कोई कॉन्सेप्ट मेडिकल साइंस में नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ चीज़ें जो एलर्जी करती हैं, मुंह में छाले होने की जो वजूहात हैं, उनमें से एक तजाबियत है। तजाबियत अगर ठीक कर ली जाए तो मुंह में छाले सही हो जाए। समटाइम्स ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से भी मुंह में छाले बनते हैं, फंगल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, और भी वजूहात है। अगर मैदे की तजाबियत से होगा तो अगर तजाबियत को कंट्रोल कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप पुदीने का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दें, शरबत मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दें। सर्दियों में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मुंह के छाले ट्रीट करने के लिए ना कुछ रेमेडीज़ जो है अपना रहे होते हैं। डिहाइड्रेशन से ये प्रॉब्लम वर्स हो जाता है, तो उस दौरान अगर आप पानी ज़्यादा पी लें तो प्रॉब्लम थोड़ा बेहतर हो जाता है। अगर वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो वो संदल से सही नहीं होगा। सही हो गया, फंगल जो है वो संदल से बिल्कुल सही नहीं होगा, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और ये बात बिल्कुल वजह है। अच्छा, कुछ ऐसी मिथ या कुछ ऐसी मेडिकेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अपनी ऑडियंस को बताने की ज़रूरत है स्टमक के हवाले से, कुछ मिथ, कुछ फैक्ट्स? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैदे के अंदर अलामात सिर्फ एक तो ही हैं। अगर किसी का पेट फूल रहा है तो वो गैस की वजह से भी फूल सकता है, वो पानी की वजह से भी फूल सकता है। ज़्यादा पानी पी लिया नहीं, पेट के अंदर जो पानी भर जाता है वो एक ख़तरनाक बात है। और तीसरी बात, पेट फूलने की जो वजूहात हैं वो आंत का रुक जाना भी है। तो ये कोई भी अलामत को बीमारी तक ज़रूर लेके जाएं। और सबसे बड़ा जो हमें मसला होता है, सबसे बड़ा मसला वो ये है कि कोई भी बीमारी जब किसी को समझ नहीं आ रही होती, वो कहता है ये गैस है। हाँ, हर बीमारी को आप यही कहेंगे, ये गैस यहाँ पे घूम रही है, गैस यहाँ पे आ रही है, आगे पीछे जा रही है। बड़ी माएँ को जिनसे देखेंगे वो कहेंगे ये मसला है। गैस हम तब यूज वर्ड करते हैं जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती। इसलिए कोई आपको कहता है कि ये गैस है, उसे कहे भाई बीमारी कौन सी है ये डायग्नोज करके बताओ। अगर तुम गैस के ऊपर डाल रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें भी नहीं पता लग रहा ये क्या है। गैस तो मुझे भी पता था, मरीज कहता है ना गैस तक तो मुझे भी पता था ये है, लेकिन भाई ये बीमारी क्या है वो बताओ। हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो गैस के ऊपर शिफ्ट हुए होते हैं, डॉक्टर साहब गैस है गैस है गैस है, जब एंडोस्कोपी करते हैं तो अंदर इतना बड़ा कैंसर पड़ा होता है। सो द थिंग इज वी नीड टू एजुकेट द पीपल दैट गैस इज नथिंग। जिस भी मौलवी से इलाज करवा रहे हैं उसे कहो भाई डायग्नोज करो इसे क्या है, मुझे तशखीस चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपके तवज्जुह से कहूँगा कि विदाउट लेबल
किसी भी दवाई को आपने इस्तेमाल नहीं करना जब तक उसका कोई नाम नहीं है, या आप उसे कहें भाई मुझे लिख के दो, मैं बाज़ार से ख़रीदूँगा। जब हम किसी डॉक्टर की दवाई पे दुकान पे जाते हैं तो वो हमें कुछ इन्वेलप्स में दवाइयाँ देते हैं, हमें पता नहीं होता कि कौन सी वो आबे हयात भी हो सकता है, वो मौत का नुस्खा भी हो सकता है। तो इसलिए कोई भी दवाई है आपने विदाउट लेबल इस्तेमाल नहीं करनी। हकीमी दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें एलोपैथिक की भी, उसे कहें हमें लिख के दो, हम बाज़ार से ख़रीदेंगे, ताकि उसकी अथेंटिसिटी हो, उसके पीछे डाटा हो कि ये दवाई 1 लाख मरीज़ों पे इस्तेमाल हुई थी, उनमें ये साइड इफ़ेक्ट आए थे, उसमें ये प्रॉब्लम आई थी। अगर किसी चीज़ का नाम ही नहीं है, उसने आपके गुर्दे फेल कर दिए हैं। हमारे पास जिगर फेल होने के बड़े पेशेंट आते हैं रेफ़र होके, क्या खाया था जी, हमें उन्होंने पुड़ी दी थी, हमने खा ली थी। तो इस बात को लाजमी अपनी, आप देखें कोई भी आप मेकअप की चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट नेम, चलते फिरते नहीं कर सकते कि स्किन जल जाए। तो आप अपने गुर्दों के साथ क्यों खेल रहे हैं, अपने जिगर के साथ क्यों खेल रहे हैं? बगैर नाम के कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। अगर कोई हर्बल भी यूज़ करनी है तो उसे कहो भाई लिख के दो, मैं बाजार से लूँगा। इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए बहुत सारे। अच्छा, अब हम देखते हैं सोडा ड्रिंक्स जो है नमक डालकर इस्तेमाल करना, स्टमक के पर्पस के लिए, मैदे की जलन के लिए, सब चीज़ें ये बहुत सारे हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जो सोडा ड्रिंक है वो बेसिकली एसिडिक है। वो जो ठंडक जा रही होती है वो अंदर जाके मैदे में आग जला रही होती है। आग से मुराद एसिड है। जब बोतल गुजरती है या सोडा गुजरता है खुराक की नाली से, यहाँ से ठंडा महसूस होता है, लेकिन यूं ही वो मैदे में पहुँचता है, जब एसिड जो पहले 2 था एसिड एक मिकदार कह लें, वो 10 में शिफ्ट हो जाता है, एसिड बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए सोडा ड्रिंक्स आर नेवर रिकमेंडेड इन एनी कंडीशन एनीवेयर। दुनिया में कोई भी मॉलेज ऐसा नहीं है जो कहेगा कि आप बोतल पी लें। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, पता होने के बावजूद। अभी रिसेंटली मुझे डायरिया हुआ था, मुझे भी था कि मुझे मंगवा दो, हाँ। मुझे पीनी है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अब ये माइंडसेट है, ये वाकई उससे आराम आता है या बेसिकली जब गुजर रही होती है तब आपको थोड़ा सुकून देती है। सिगरेट देख लें, सिगरेट लोग पीते हैं तो लोगों को नहीं पता ये नुकसानदेह। सही हो गया, दे डू स्मोक। बिल्कुल इस तरह से। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? सबसे बड़ा पैगाम जो आजकल जिस पे हम काम कर रहे हैं वो यही है कि ऑफ लेबल और बेनाम दवाइयाँ, बेनाम जड़ी बूटियाँ, क्योंकि हमने पेशेंट्स देखे हैं 24-25 साल के बेचारे जिगर फेल के साथ हमारे पास रेफ़र हो रहे हैं, कुश्ते खा लिए उससे रेफ़र हो रहे हैं। इवन के ये नहीं कि एलोपैथिक की दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट नहीं देती, साइड इफ़ेक्ट देती हैं, बट वी हैव डाटा, हमें पता हो पैरासीटामोल की अगर कोई पॉइजनिंग करके आया तो हमने क्या करना। लेकिन वहाँ पे हमारे हाथ बंधे होते हैं। यंग लड़का है, 22 साल का, 23 साल का, 1 महीना पहले शादी हुई है, उसका जिगर ख़त्म हो गया है। वो जो सिचुएशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कर्ब और स्ट्रेस देती है। तो इसलिए सिर्फ एक पैगाम आज के आपके तवज्जुह से, आपके चैनल से, कि नाम के बगैर दवाई इस्तेमाल ना करें। कोई भी दवाई लेनी है उसको पढ़ें, उसको देखें, उसे बाज़ार से ख़ुद ख़रीदें, अच्छी जगह से ख़रीदें, तो फिर इस्तेमाल करें। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी कहना चाहती हूँ, कोई भी बात जब यहाँ पे डिस्कस हो रही होती है, कहीं पे भी सुने, अगर अच्छी बात है तो उसको अपने जहन नशीन कर लेना और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इससे पहले कि आपको कोई प्यारा जो है जिस तरह से वो रेगुलरली कोई भी ऐसी दवाइयाँ खा रहा है, सेल्फ मेडिकेशन पर है, और आप ही उससे देख कर पूछ कर वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपकी सेहत जो है मज़ीद ख़राबी की तरफ जाए, तो प्लीज़ इससे अवॉइड किया